most favored man. Mr. Farooq Abdullah, आप अपनी स्पीच दे सकते हैं. शुक्रिया सर. सर मैं अल्टरनेटिव के तौर पे ये बात रखना चाहूँगा. कि कल जो हमारा डिस्कशन हो रहा था कि जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स अगर हम उनका यूज करेंगे तो उनको हम फ्रंट लाइनर के तौर पे यूज नहीं करेंगे, उनका यूज हम करेंगे मेडिकल चेकअप्स वगैरह के लिए. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें उन्हें फ्रंट लाइनर के तौर पे यूज नहीं करना, उन्हें हमें सिर्फ मेडिकल चेकअप्स के तौर पे करने के लिए यूज करना है, तो इससे बेहतर ये होगा कि हम उन अनएम्प्लॉयड बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, डीएमएलटी, बीएमएलटी ऐसे कोर्सेज के ग्रेजुएट्स को लेके आए जो अपने कोर्सेज को कर चुके हैं लेकिन इसके बावजूद उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है. तो सबसे बेहतर ये होगा कि हम उन बेरोजगार जो हमारे मेडिकल स्टाफ्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाए, ताकि इसी बहाने नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है आत्मनिर्भर, तो वो खुद आत्मनिर्भर भी बनेंगे. और कहीं ना कहीं हमारे जो इनका ये जो लोग हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, इनका भी शायद विकास हो जाए, क्योंकि मोदी जी का ये भी नारा है कि सबका साथ सबका विकास. तो शायद इन हेल्थ वर्कर्स का भी कुछ विकास हो सकेगा और इसी बहाने आत्मनिर्भर बनेंगे. और एक जो हमारा ये एक बहस चल रही है कि उनको यूज करें कि ना करें, तो मुझे लगता है कि ये अल्टरनेटिव बड़ा बेहतर रहेगा. थैंक यू. Okay, thank you. Would you like to yield to comments, EB, or questions? Yield to question. Question. Any questions? Yes, boss. Speaker to please note, Amit Shah has also raised their hand. Any others? Amit Shah followed by Shivraj Singh Chauhan, please. Okay, तो इस क्राइसिस में अभी गवर्नमेंट को किन किन लोगों के लिए फंड्स रेज करने हैं? डॉक्टर्स को पे करना है इंसेंटिव्स, पैरामेडिक्स को देखना है, फार्मर्स, माइग्रेंट वर्कर्स. Please restrict your question. Yeah, I'm just coming to that point. तो ओवरऑल इन सब के लिए फंड्स चाहिए होगा गवर्नमेंट को. तो गवर्नमेंट कहाँ से अभी इस क्राइसिस में फंड्स लाएगी? ठीक है, एंड रिक्रूटिंग दीज प्री मेडिकल स्टूडेंट्स विल हेल्प, सिंस raising fund for this. Hello. Yes, delegate, you're audible. You're completely audible. You can please go on. Hello. Yes, delegate, you're audible. Delegate, you're audible. Please confine your question and ask again. May I reply? I think we got a question. It's about funding only. फारूक अब्दुल्ला साहब, आप जवाब दे सकते हैं. जी, मैं अमित शाह जी को जवाब देना चाहूंगा. उनका कहना यह है कि हम इसके लिए फंड कहाँ से लेके आएंगे इस समस्या के दौरान. तो अमित शाह जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. जो पैसे आप इलेक्शंस में खर्च करने जा रहे हैं, जो खर्च कर रहे हैं, बस उन्हीं पैसों को आपको बचाना है, और उन्हीं पैसों को जो आप फिजूल में खर्च कर रहे हैं, उन्हीं पैसों को ये हेल्थ वर्कर्स को दे देना है. और जहां तक बात फंड्स की है ना, तो हमारे देश का हर नागरिक इस कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है. पीएम मोदी जी की एक अपील पर पूरे हिंदुस्तान के लोग ने पीएम केयर फंड में न जाने कितने पैसे जमा कराए. अगर दोबारा से आप अपील करेंगे तो फिर से हर देश का युवा, नौजवान, जितने हमारे मुल्क के लोग हैं, सब पैसा देने के लिए तैयार हैं. लेकिन उन्हें एक नेतृत्व चाहिए, जो नेतृत्व उन्हें मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि मोदी सरकार पूरी तरीके से इस पर फेल होती जा रही है. और अमित शाह जी, आपसे बस इतनी सा निवेदन है कि जो 72,000 लीडी आपने बिहार इलेक्शंस में लगाई प्रचार के लिए, अगर सिर्फ उन पैसों का इस्तेमाल आप कर देंगे तो मुझे लगता है कि एक प्रदेश का उद्धार हो जाएगा. Thank you so much, delegate. Very, very enlightening. But okay, we'll move on to any cross question can happen, Vice Chair. We'll move on to Shivraj Singh Chauhan's question, please. जी, फारूक अब्दुल्ला साहब, आपने कहा कि आत्मनिर्भरता तो जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं अभी एमबीबीएस में फाइनल ईयर में हैं, उनके ऊपर भी तो लागू होती है. बाकी मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हमें बाकी जो नर्सिंग और स्टाफ है उनको भी इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन आत्मनिर्भरता तो इन पे भी लागू होती है. और जब जो है इनको आइडिया है कि कैसे करना है, तो हम इनको ट्रेनिंग से और आगे बढ़ा सकते हैं. आपका इस पे क्या कहना है? जी शिवराज जी, सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की महामारी के लिए जिम्मेदार आप हैं. आपके हट ने, आपके दिल में पूरे हिंदुस्तान को बनने नहीं पड़ते. अगर आप ये चाहते कि हिंदुस्तान में कोरोना नहीं आए,
तो लॉकडाउन बहुत पहले लग जाता। लेकिन आपकी सरकार, आपकी लालच, आप सिर्फ सत्ता चाहते हैं, आपको कोरोना से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको सिर्फ सीएम का पद चाहिए, फारूक अब्दुल्ला, योर वॉइस इज, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। सीएम के पद के मामा जी, आपको मामा जी कहते हैं, का चेहरा। I think we lost him. We'll wait for 1 minute if he comes back, otherwise we'll move on. फारूक अब्दुल्ला, आई थिंक ही इज बैक। आप अपना वीडियो बंद रख के पूछ सकते हैं फारूक अब्दुल्ला की, अगर कनेक्टिविटी इश्यूज हो रही हैं तो। जी सही है। हाँ, आवाज बेटर है। जी अब बेटर है। हाँ, तो मेरा कहना ये है कि आज मुल्क में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है कि फंड की कमी है। हकीकत तो ये है कि फंड की कोई कमी थी नहीं, ये कमी की गई है। सरकार के कोष में बहुत पैसा था, लेकिन उन्होंने सारा पैसा विधायकों को खरीदने में खर्च कर दिया। ये कह रहे हैं कि हमारे हेल्थ वर्कर के पास पैसे नहीं है देने के लिए। हमारे पास पैसे भारत की सरकार के पास बहुत हैं और बहुत थे भी पहले, लेकिन उन्होंने सारे पैसे 100-100 करोड़ एक विधायक को खर्च करने पे दे दिए। एक विधायक को खरीदने में इन्होंने 100-100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, और ये कह रहे हैं कि हमारे पास हेल्थ वर्कर को देने के लिए पैसे नहीं है। शुक्रिया अब्दुल्ला जी। अभी ये कह रहे हैं कि हम सर बस 1 मिनट सर, मैं 1 मिनट वाली बात कंप्लीट कर रहा हूँ, बस 1 मिनट। ठीक। हाँ, ये कह रहे हैं कि हम उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। पहली बात तो कल से एक बात यही कही जा रही है कि मेडिकल स्टूडेंट्स के जो मेंटल प्रेशर है, वो बच्चे अभी उतने ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि वो उस प्रेशर को झेल पाए। पहली चीज ये है। दूसरी चीज क्या है कि जो ग्रेजुएशन कर चुका है उसको ये रोजगार देने की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पैसा बचाना है। इनको पैसा किस लिए बचाना है? आगे आने वाले बिहार इलेक्शन के लिए उनको पैसा बचाना है। इनको किस लिए पैसा बचाना है? आगे आने वाले जो बिहार के इलेक्शंस हैं वहां पे इनकी सत्ता बनेगी नहीं, तो वहां पे इनको विधायकों को खरीदने के लिए पैसे बचाने हैं। ये पैसा खर्च करना ही नहीं चाहते हैं। जो ग्रेजुएशन कर चुका है उसको ये रोजगार नहीं देंगे। ये क्या चाहते हैं? बच्चों से फ्री में काम कराया जाए बस। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। Yes, you can reply via chat through DP. I know you want to reply a lot, Mr. शिवराज सिंह चौहान। एक और चीज, फारूक अब्दुल्ला साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। क्या आप मोदी जी के साथ हैं? आत्मनिर्भर, सबका विकास, ये सब आप तो 2 हफ्ते पहले कॉलर पकड़े खड़े थे उनका। नहीं, मैं साथ नहीं हूँ, बल्कि मैं इनके नारों को याद दिला रहा हूँ कि मोदी जी आपने कुछ वादा किया था देश के साथ, लेकिन हकीकत ये है कि देश के साथ जो इन्होंने वादा किया था उसके साथ बेवफाई कर रहे हैं। ये वादे को निभा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हम इनको वक्त याद दिलाते रहते क्या हुआ तेरा वादा। हेलो Ariz, do we have you? Ariz? Farooq Abdullah ji, your comment has been noted. I think we lost the chair yet again. We'll wait for him to join back again. I'm back. हाँ, नहीं, मेरा जो आपसे सवाल था सर, वो आपने, I lost you सर, फिर से एक बार बता दीजिए मोदी जी के बारे में। मैं कह रहा हूँ कि सर नहीं, मैं मोदी जी के खिलाफ था, हूँ, और मैं मोदी जी के खिलाफ पर्सनल नहीं हूँ, मैं इनके इश्यूज को लेकर के हूँ। इन्होंने जो वादा किया था कि हम देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, सबका साथ करेंगे, सबका विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, 56 इंच का सीना, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, जो कुछ इन्होंने बोला था, हकीकत तो ये है कि इन्होंने अपने एक भी वादे को पूरा नहीं किया है। इन्होंने पूरे देश को धोखा दिया है।
ये मातृभूमि को धोखा दे रहे हैं, इस भारत माता को धोखा दे रहे हैं, देश को, लोगों को धोखा दे रहे हैं, और ये पूरे देश को बस लूटने के लिए तैयार हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी को इन्होंने बना दिया 300 करोड़ रुपए का। अभी इनसे कहा जाए कि आप रोजगार दे दीजिए लोगों, तो रोजगार नहीं देंगे। अभी सवाल किया जाए कि स्टैचू ऑफ यूनिटी से किसको क्या मिला, तो ये आपको देश ऐसा बता देंगे कि आपको देशद्रोही घोषित कर देंगे कुछ दिन में। जैसे मुझे लगातार फारूक अब्दुल्ला को लगातार सिर्फ ये कहा जाता है कि मैं देशद्रोही हूँ। अगर 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 सरकार के खिलाफ बोलना देशद्रोही है, देशद्रोह है, तो मैं देशद्रोही हूँ, मुझे इस पे फख्र है। शुक्रिया साहब, शुक्रिया शुक्रिया। आई थिंक हमें मिल गया जो चाहिए था। इसके आगे मिस्टर राहुल गांधी, योर स्पीच प्लीज। Any Thank you, Mr. I know a lot of you will have points of orders, points of clarification, points of parliamentary inquiries to that. Please file it to the EB vice chairs. And the vice chair, please forward all of these points of orders and points of inquiries to me. Am I allowed to speak now? Hello? Is that not it, vice Hello? chair? Hello? Am I audible? Yes, Yes, chair, go I've ahead. noted. Okay. Please Okay. go on, Mr. Rahul Gandhi. Mr. Rahul Gandhi, please go on with your speech. Okay. Thank you, Mr. Speaker. I think I'm totally on the same page with Mr. Farooq Abdullah. He has said some really important things. Okay. I think this is a very important issue to address regarding the alternatives of training medical students. As we have already discussed before, what the BJP MPs had to say was we shouldn't be considering these medical students to be a part of the frontline medical workforce. Now, if we are not considering them to be a part of the frontline workforce, why are we even considering medical students? How about we consider those students who have done masters in science in medical subjects like pathology, microbiology, neurology, and if you look at the number of pass outs in MSCs in these particular subjects in the last 10 years, you'll get a very large number of people. Moreover, I have already talked about including those medical doctors, MBBS graduates who are sitting idle, preparing for their postgraduate examinations, who are jobless. So why not consider these doctors in the first place? Also, if we consider these doctors who are more skilled, who are more trained, this would not be this will not just be good for the COVID-19 pandemic in particular, but also for the development of the healthcare sector in general in India. और शायद मोदी जी को ये लगता होगा कि ये उनका कोई मशीन है, आलू सोने की मशीन है, कि एक तरफ से वो लोग मेडिकल स्टूडेंट्स को डालेंगे, दूसरी तरफ डॉक्टर बनके निकलेंगे। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। और I think we definitely need to consider these alternatives which are far more reasonable, far more viable, and definitely more definitely more considerable. Also, I would like to state that if you are talking about funding, if you are able to fund these medical students, you should definitely be able to fund these doctors. And और हमारे मोदी जी के PM रिलीफ फंड में काफी पैसा है, और ऐसे बहुत सारे फंड है जिसमें काफी पैसा इन्होंने छुपा के रखा है। तो भाई उसको लगाओ, अभी जरूरत है हमें। पेंडेमिक अभी क्राइसिस चल रही है, अभी अगर हमने मिलकर yes, please don't make any direct allegations. Please refrain from it. Okay. The remarks that I've made, I hope these are taken in the spirit not of criticism but of constructive advice and support. And so, yeah, this is all I had to say. Thank you. And I yield to comments. Any comments on that speech? The vice chair will recognize your comments. How many? 2 of them, right? No, we'll stick to one comment now. Okay, Mr. Asaduddin Owaisi. Mr. Owaisi, please go on. शुक्रिया स्पीकर साहब अपने इजाजत दी बोलने के लिए। मेरा जो कमेंट है राहुल गांधी साहब पे, पहले तो घड़े मुर्दे ना ही उखड़े तो अच्छी बात है, जाने दीजिए उस चीज को। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो आपने MSc और BSc की बातें कर रहे हैं, क्या आप कंपेयर कर रहे हैं ये आयुष के डॉक्टर्स और क्या कहते हैं MBBS, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, इनसे आप कंपेयर कर रहे हैं MSc वालों से? ये क्या है? क्या आप अगर उसे क्लैरिफाई कर सकते हैं तो? Can I reply to this? Thank you. Yes, delegate, I'll allow you for a right to reply. Yes. Thank you.
अच्छा अभी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स की. These are, we have to understand, these are students, they are still learning, they are learners. I am talking about people who have done masters in science in subjects like pathology, like microbiology, neurology, who have definitely a good amount of knowledge. They are learned with their particular subjects. And moreover, I didn't say that we need to consider MSCs as a frontline doctors. This was stated by the BJP MPs that we are not considering these medical students to be included as a frontline workforce. So I just said, if we are considering not taking them as a frontline workforce, we can also consider these people who are far more learned than a first year and a second year medical student. And obviously, I totally agree with the fact that Ayush doctors, Ayurvedic doctors have more knowledge as compared to first and second year medical students. However, I understand third year, fourth year students, even interns, have with time developed a good amount of skill and practical knowledge. And so I'd be, yeah. So this is all I had to say. Thank you. Okay. Thank you, delegate. Moving on, the next speaker on the list will be Mr. KC Rao. Thank you, Speaker. I'll just sum up everything in all the alternatives that have come to us, and just give a conclusion from our side. Regarding Ayush doctors, you cannot use Ayush graduates as COVID as in emergency situations, because in Ayush they will rely on long-term treatments, and moreover, if we legitimize this in a way, we'll legitimize quackery. The whole population as in large will be confused who to refer to, who is a quack and who is a doctor. That distinction would be faded away with time. And it's easier to say let's bring in retired doctors, but it's very taxing from them over their health issues. So I think from the retired doctors that we require most is their brains, and we need to use their brains, and that we can be done by online classes and online workshops for the training of the young graduates that we are aspiring to push forward. Regarding private practitioners, I think it's another good option, but again, it will be on a voluntary basis. We cannot ask them to or force them to come into practice. And private practitioners have been a part of the workforce, and they are already helping in the screening process. Another good option could be a foreign medical graduates, but only those from recognized MCI institutions should be preferred. Please, I would like to also ask, like certain delegates pointed out that we have got unemployed GNMs, ANMs, like Mr. Farooq Abdullah pointed out. Please tell the house from आपको ये figures कहाँ से मिल रहे हैं. दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि चीनी की जगह चीनी ही यूज हो सकती है, चाय नमक यूज नहीं हो सकता है. तो आप फारूक अब्दुल्ला जी बोल रहे हो या राहुल गांधी जी बोल रहे हो कि यहाँ से आलू डालो वहां से निकालो, अगर आप MBBS करा रहे हैं तो डॉक्टर ही मिलेगा, कोई मशीन लो या फिर इंस्टीट्यूशन मान लीजिए, उससे कोई इंजीनियर वगैरह नहीं निकलेगा. बाकी आपने बात करी कि बहुत सारे प्लीज सम अप डेलीगेट, हमारे पास बॉटनिस्ट हैं, ये हैं, वो हैं, MSc हैं, वो हैं. एक कारपेंटर के पास अपनी वुडवर्क की ज्यादा नॉलेज होगी अपनी वुडवर्किंग के लिए, वो डॉक्टर वहां पे काम नहीं आ सकता है. सो एक MSc या उसकी जो नॉलेज है वो लिमिटेड है. और MBBS स्टूडेंट्स ही स्टडीज होलिस्टिकली, ही नोज नॉलेज अबाउट एवरी फील्ड अ बिट बाय बिट, एंड दैट ही यूजेस कलेक्टिवली. अगर आप एक पैथोलॉजिस्ट को बुला दें और बैठा दें तो वो सिर्फ पैथोलॉजी की बातें करेगा. सो आई थिंक ये सिर्फ भड़काने की मतलब हमको डाइवर्ट करने की चीजें हैं, और इससे हमारा कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा. आप ये फारूक अब्दुल्ला जी 2 दिन से ट्रेन पे अटके हैं या फिर मोदी और योगी पे अटके हैं. आई थिंक आप कुछ सॉल्यूशन प्रेजेंट करिए हाउस की तरफ, वरना फिर सब घर ही बैठ जाते हैं. कोई सॉल्यूशन कोई कुछ नहीं करेगा, ना मेडिकल स्टूडेंट्स जाएंगे, ना कोई रिटायर्ड प्रोफेसर जाएंगे, किसी को यूज नहीं करेंगे. हर किसी में आपको विरोधाभास करना है, तो हम सब घर बैठ जाते हैं और कोरोना अपने आप खत्म हो जाएगा. थैंक यू. Thank you, delegate. Very sensible points there. Okay, recognizing the same, would you like comments or questions, or would you like to yield to the EB? I'd like to be open for comments. Okay. Anybody wishing to comment? The vice chair will recognize you. One comment. Yes, Mr. Rahul Gandhi. Mr. Rahul Gandhi, please go on. Okay.
So you have mentioned that we have not put legit sources from where we are getting these numbers. Yesterday, I've already mentioned that in the year 2016, there were around 2 lakh doctors who were unemployed, and this was stated by the president of the Indian Medical Association himself. Now, if you can disprove this with any documentation of yours, then please do. And see, it is quite obvious with the numbers that there are around 50,000 medical graduates every year, and only 50% of them they get seats in the postgraduate for MD, and a large number of them, they are sitting idle. They are still preparing for the postgraduate examination. So it is definitely considerable to include these doctors who are trained, who are more skilled, and these doctors are they can be definitely included as a part of the medical workforce in a situation that we are where we are lacking doctors. And plus, I agree with the ruling party, with the BJP MPs and others who are for the motion in certain regards, that the fourth year students can actually be included in this. However, I don't really agree that first year and second year students are skilled enough, are learned enough to be included as a part of this training. Rahul Gandhi, I would request you to stop for a minute and restate your speech, because we just lost the speaker. So the speaker would address you. I think Aris is back. Okay, should I put my comment again? No, delegate. I noted most of your comment. I left only the last part. Yes. Okay. Okay. Mr. Rahul Gandhi, your comment has been noted. I see there are a lot of people who have been wishing to comment because of the statements that have been made before the House very recently. But I will not allow comments on speeches. Rather, I will take more speeches on the main topic at hand. So any speakers wishing to speak on the alternative, on the moderate caucus that we currently have? Any more speakers wishing to speak? You can raise your hands now. Those who cannot raise your hands, you can either drop it on the group, or you can say it verbally. Yes, go on. No other speakers for the same on the moderate caucus. Okay, in that case, Mr. Jagan Mohan Reddy, the house is now yours. Okay, thank you, Mr. Speaker. So, mostly मेरे सारे points तो already discuss हो चुके हैं. So I would just sum up all this. What I strongly suggest is, first of all, for the alternatives of using medical students, I totally agree with Mr. Arvind Kejriwal about the usage of BMS, Unani, and like courses like these. उसके अलावा Mr. Ashok Gehlot also said that we can use private staff, like private doctors. There are, I agree that बहुत सारे private doctors हैं जो कि screening के लिए like मदद कर रहे हैं और उन patients को भी देख रहे हैं जो कि like normal like dialysis patient है, कुछ जिनको regular checkup के लिए ज़रूरत होती है, कुछ emergency critical patient है जिनको like treat करना होता है, but काफी unemployed doctors भी हैं जिनको हमें ध्यान देना चाहिए. And the last thing which I would like to include is about foreign medical graduates. कि foreign medical graduates जो MCI से recognized हैं, जो इंडिया के citizens हैं और बाहर जाके पढ़ रहे हैं, हम उन्हीं को include करेंगे. Other thing, there are many I know कि वो students जो MCI का exit exam clear नहीं कर पाए, and they are just lurking here and around. And there are many doctors of foreign जो कि अभी crisis की वजह से घर पे वापस आ गए हैं, and they have nothing to do, so they can help us with this pandemic. That's all from my side. Thank you, Delegate. Would you yield to comments or questions? Yield to comment. Comments. Any comments on that speech? Please raise your hands. Any comments?
Okay, seeing none, we'll move on. I'll ask one last time for any other speakers on the topic, and then we'll move on to the list speakers back. Any other speakers on the said moderate caucus on the topic alternatives to using medical students? Any other speakers? Okay, seeing none, the moderate caucus has been dissolved. Now we'll move back to the list of speakers. The next speaker on the list of speakers is Mr. Vice Jagan Mohan Reddy. Back to you again, sir. You're open, Okay. please. Thank you so much, Mr. Speaker. With permission of respected Speaker and Deputy Speaker, I, Jagan Mohan Reddy, Chief Minister of Andhra Pradesh, member of YSR Congress, would like to begin. This COVID-19 pandemic has brought this whole world to its knees. The situation is very critical, as we all know, and no one knows when this all would end. So in this tough time, we need to stick together and overcome the problems we are facing instead of fighting. I don't really think it is preferable to train medical students to compensate for the lack of medical staff. In my opinion, it will do more harm than good. Okay. Also, I would like to mention I lost a doctor friend of mine who was serving for COVID-19 patient. What I would strongly suggest, as I already stated earlier, I would like to repeat that कि हम foreign medical students, DDS, Unani, Ayurved students को include कर सकते हैं, and for the retired medical professions, we can use their experience. Their experience is very valuable for us in order to train these frontline workers. That was all from my side. Thank you. Thank you, Ralik. Would you yield to comments or questions? I would yield to comment. Any comments on that speech? Okay. No comments. Seeing no comments, we'll move on. The first round of the list of speakers has exhausted. So that means that you've all given your opening speeches. What happens now is the list of speakers will be started again. But this time around, I do not want opening speeches. Now what I expect from you people is, now this time around, the order of the list of speakers will also have a little bit of changes. That will be communicated to you by post we start with the list of speakers. But now what I expect from you is resolution to the main agenda at hand should be the main topic that you're focusing on during your speech, and also all other problems that the house is currently facing. There are see, basically I can see the house is moving towards three wings. Basically there are three wings that have been established. There are people who support training the doctors, there are people who support the Ayush sector, there are people who support alternatives completely different, like not the Ayush, not the doctors, bring in those who are already existing, like the retired workers and stuff like that. So right now we must unite these directions. Am I audible now? Am I audible now? Yes, you are. Okay. Seeing that, so all I was basically telling was this time around, we know the directions that we're going towards. All we need to do is establish the correct line to that answer. Establish the correct line towards that solution is all. Now you need to properly start formulating as to what you want to do with the Ayush doctors, what you want to do with the retired personnel, or whatever people you're considering, how you want to go on about recruiting them, how you want to go on about getting them into the loop, recognizing the fact that there are unemployed people, or there are Unani doctors, or there are the Ayush people, or there are retired personnel who can help train others. That all of that we have had one whole day to recognize all of that. Now what I want you to do is figure out the path to get them here, as in to get them to the crisis, as in to get them to resolve the crisis, the agenda at hand. So I'm looking for directions in that way, and keeping the same in mind, the speakers list will restart, and the first speaker on the list is Mr. Asaduddin Owaisi.
शुक्रिया स्पीकर साहब, आपने मुझे इजाज़त दी बोलने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे पास सारे सॉल्यूशंस अभी हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं, और रही बात इन लोगों को कैसे लाना है, तो देखिए लाना ही पड़ेगा। अब जैसे आयुष वर्कर्स को ले लीजिए आप, या फिर जो है डॉक्टर्स को ले लीजिए आप। जो मेडिसिन की लाइन है, जैसे होम्योपैथी हो गई, जैसे एलोपैथी हो गई और आयुर्वेदा हो गई, ये तीन जो है बेसिकली इनका जो कोर्सेस होता है ये सेम तरीके से जाता है। और हम पहली बात, लेट्स बी ऑन द सेम पेज, हम फर्स्ट ईयर और प्री मेडिकल्स को नहीं ले रहे हैं। हम उन लोग को ले रहे हैं जिनके पास एक्सपीरियंस हो, जो फोर्थ ईयर में हो और जो इंटर्नशिप में हो, क्योंकि उनके पास जो है इतना एक्सपीरियंस होता है बेसिक वाला। और मैं सबको इंक्लूड कर रहा हूँ, जैसे कि आयुष वर्कर्स हो गए, जैसे कि क्या कहते हैं एमबीबीएस अंडर ग्रेजुएट्स हो गए, और मैं होम्योपैथिक वालों को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक, इनको लाना, इनके लाने के लिए जो स्कीम है हमारे पास, ये है कि हम इनको पहले अवेयरनेस बताएंगे, और वॉलंटरी ऑब्वियसली रहेगा ये। ठीक, अब इनको जो है, अब ऑब्वियसली इतना जिस आलमी वबाब से हमारा जो मुल्क गुजर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि कोई सब लोग घर में बैठेंगे। सब लोग ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करेंगे ही। ठीक, तो बस हमें एक क्या कहते हैं, एक ऐसा स्टेटमेंट या फिर एक ऐसा जो है वबा फॉरवर्ड करना है ताकि ये लोग आ जाएं। फॉर एग्जांपल, अब जैसे इनको जो है अब फंड्स चाहिए होंगे या इनको इंश्योरेंस चाहिए होगा। अब फंड्स की अगर बात करें तो जो वाइल्ड लाइफ रिजर्वेशन फंड है, वहां से हम ले सकते हैं, क्योंकि अभी उनका कुछ खास काम नहीं चल रहा है। और जैसे टूरिज्म का फंड ले लीजिए आप, उसका भी कुछ खास काम नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी हमारे पूरा मुल्क लॉकडाउन में है। फिर बात आते हैं कि अगर ट्रेनिंग करनी है इनको, अगर ट्रेनिंग की बात किया जाए तो ट्रेनिंग में हम इनको क्या कह सकते हैं, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन इंटरफेस हमें क्रिएट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें मतलब एक एचआर और कुछ इंडिविजुअल्स की ऐसी जरूरत पड़ेगी जो इस चीज को मॉनिटर करें। और फिर अगर ऑफलाइन की बात कर रहे हैं तो हमें जो उनका होम कॉलेज हो, जो जिसमें पढ़ते हैं वो, या फिर जो उनके करीबी कॉलेज हो, उनमें जाके इनको या फिर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर इनको देना पड़ेगा ये ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए। और जी स्पीकर साहब, बस मैं इतना ही कहूंगा। थैंक यू। Thank you. Would you yield to comments or questions? I would yield to comments. Thank you. Comments. Any comments on that speech? Any comments from any other delegates? Finding none, we'll move forward. The second speaker on the list is Ms. Naveen Patnaik, Chief Minister Odisha, please. Yes, am I audible? Yes, delegate, you are. All right. So, listening to everybody's speeches, I've realized that this debate mainly focuses on three issues: the recruitment of Ayush doctors, the recruitment of medical students, which everybody is against, and funding. So, I would like to address the first one. There is nobody who is underestimating the importance of Ayush doctors in our country. There are several people who have extreme confidence in that branch of medicine, and there are several states who have already employed Ayush doctors and are still falling short on the health workforce. In which case we can obviously see that there is a room for improvement there, and we need more manpower, which is why we are recommending medical students. Elaborating on that, like Mr. Ovesi said, nobody is recommending that we send in children, that we send in first year and second year students, even third professional part 1 students. We are recommending sending final year students who have completed their final year and are waiting for internships, waiting on their exam results. We are also recommending interns who are in the middle of their clinical training, who will probably be doctors in the span of around 6 months if they choose to clear their their practical exams. So I do not see why that is so beyond feasibility that it is completely being discredited. Third, as for funding, there are several funds that we can use. We are not going to completely empty out one single fund and decide that
this is how we are going to fund our ambitions. We are going to make use of the concept of consolidated funds, in which we are going to take funds from several idle funds that we can use right now to address the current situation. Thank you. Thank you, Raghu. Would you yield to questions or comments? I would yield to comments. Okay, any comments on that speech? Mr. Arvind Kejriwal, followed by Mamata Banerjee, followed by Dr. Shashi Tharoor. That'll be all. Mr. Arvind Kejriwal, your comment, please. Well, I just have to say that I think the keyword here is all medical students. If the government takes a very stern stand on employing all the medical students, that's where my disagreement arises. But if you do agree with me that it's not feasible and not viable to train all the medical students, then I think we have reached a common ground here. Do I have the right to reply? Okay, directly will get the right to reply after all of the comments have Okay. gone through. Thank you. Ms. Mamata Banerjee, your comment, please. Yes, am I audible? Yes, Jagdeep, you are. Yeah, so I have a very similar point to Mr. Kejriwal, whereas you said that we are only involving final year students and interns, and the agenda clearly says that it is about all medical students. Just said if we are going through that, we all can come to common terms with it.